वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो देखिए, आज की अपनी इस वीडियो में हम HBSC 2023 का सेट सी डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियोस में हम सेट ए और बी को कंप्लीटली सॉल्व कर चुके हैं। आज हम सेट सी को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसका सेक्शन ए जो कि MCQ क्वेश्चंस हैं उनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रैशनल नंबर। इनमें से कौन सा हमारा एक रैशनल नंबर नहीं है। तो आप यहां देखें, ये रूट 36 तो हो गया 6, ये एक रैशनल नंबर है। इसका कंप्लीट स्क्वायर रूट हो गया 4, ये भी रैशनल नंबर है। और ये वाली टर्म है हमारी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और ये भी क्या होते हैं हमारे रैशनल होते हैं। आप देखें रूट 18 को, तो इसका कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता। तो ये वाली जो टर्म है हमारी वो क्या हो जाएगी आपकी, ये एक इर्रेशनल नंबर होगी। आप इसको यहां देख सकते हैं, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 2 × 9 और रूट 9 होता है 3√2, यानी ये हो जाएगा 3 और रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414 एंड ये चलती ही रहती है आपकी। तो यहां पर ये जो वैल्यू है ये आ जाएगी 3 इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ऐसा नंबर आएगा, मैं लिख देता हूं 3 इनफैक्ट यहां कैरी भी आ सकता है जब मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो एक ऐसा नंबर होगा जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा, मतलब वो टर्मिनेट भी कभी नहीं होगा और रिपीटिंग भी नहीं होगा। जैसे ये रिपीटिंग था 252525, तो ये हमारे क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर होते हैं। तो ये पहले वाला जो ऑप्शन ए है वो हमारा इसमें इर्रेशनल हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, इफ HCF ऑफ 120 and 225 is 15, then their LCM is। नंबर दे रखे हैं, HCF दे रखा है, LCM निकालना है। हमारे पास एक रिलेशन होता है LCM into HCF जो है वो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के बराबर होता है, कि उन नंबर्स का प्रोडक्ट कर दें और HCF और LCM का प्रोडक्ट कर दें, वो दोनों ही क्या आते हैं हमारे बराबर आते हैं। तो नंबर्स क्या दे रखे हैं, वो हैं 120 एंड 225 और HCF है 15, LCM हमें निकालना है। सो 5 से 3 टाइम्स, 5 से 4 और यहां पे हो गया 5, 3 से 4 0, यानी LCM जो है वो बराबर आ रहा है 0, 4 5 से 20 एंड 18। सो LCM इज 1800, यानी कि ऑप्शन बी को आप इसके अंदर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स इज। 2 पॉइंट्स दे रखे हैं और उनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर 2 पॉइंट ऐसे दे रखे हों, लेट्स से इसको नाम दे देते हैं AB, तो AB डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और इसका हम रूट लेते हैं तो हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो पता चल जाती है। अब पॉइंट्स हमें क्या दे रखे हैं, -1, -1 एंड 4, 2, ये पॉइंट्स दे रखे हैं। तो फॉर्मूला लगाएंगे, 4 -(-1) ये प्लस का 1 हो जाएगा स्क्वायर, 2 -(-) ये प्लस का 1 हो जाएगा स्क्वायर।
और टोटल सभी का रूट है। 4 + 1 = 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 + 9 इज √34 यूनिट्स। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 34 है, यानी कि √34। ऑप्शन डी को आप इसके अंदर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, काफी बढ़िया क्वेश्चन। इफ corresponding sides of two similar triangles are in the ratio 3:4, then the ratio of their sides their areas are। तो साइड्स के रेशो और एरियाज के रेशो के लिए हमारे पास एक थ्योरम होती है। मान लीजिए हमारे पास दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं ABC एंड PQR। तो इसके एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, इनका जो रेशो है, इन दोनों ट्रायंगल्स के एरियाज का जो रेशो है वो इनकी साइड के रेशो के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कि AB ओवर PQ का स्क्वायर या फिर BC ओवर QR का स्क्वायर या फिर ये वाली साइड AC ओवर PR का स्क्वायर, इसके बराबर होता है। यानी कि अगर वो साइड का रेशो दे दे, एरिया का पूछ सकता है, और एरिया का देखे साइड का पूछ सकता है। तो साइड का रेशो हमें कितना दे रखा है, AB ओवर PQ की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है 3:4, यानी 3/4, और एरिया का निकालना है। तो यहां वैल्यू रख दें, केवल इन दो को ले लें। ये एग्जैक्टली BC ओवर QR भी है और AC ओवर PR भी है। तो आप किसी एक पेयर के साथ लेके वैल्यू निकालनी है। ये वाला ले लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ओवर एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। AB ओवर PQ है 3/4, इसका स्क्वायर, यानी कि इनका जो रेशो है वो आ जाएगा 9/16, विच इंप्लाइज दैट 9:16। अब देखिए, मैंने तो आपको डिटेल्स समझानी थी, दैट्स वाई थ्योरम भी लिखी है। अब आप समझें कि अगर साइड्स का रेशो दे रखा है और एरिया का रेशो पूछ रहा है, एरिया रेशो पूछ रहा है, तो साइड के रेशो का क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है केवल। जैसे वो हमें दे रखा था 3:4, तो दोनों का स्क्वायर कर दें 9:16। और अगर एरियाज का रेशो दे रखा है और साइड्स का पूछ रहा है तो उसका ले लेना है स्क्वायर रूट। इतना करना है, MCQ आएगा, ज्यादा सॉल्व करके नहीं दिखाना, अपने को केवल ऑप्शन टिक करना होता है। वो ये नहीं देखेगा कि आपने कैसे एक्सप्लेनेशन इसकी की है। तो जैसे एरियाज 9:16 है, दोनों का रूट ले लेना है, तो ये हो जाएगा 3:4। इतना करें, साइड्स का रेशो दे रखा है, एरिया का पूछ रहा है, स्क्वायर कर दो। एरिया का दे रखा है, साइड का पूछ रहा है, उसका स्क्वायर रूट ले लो और बस काम हो जाएगा, फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ द सर्कल एंगल थीटा। एरिया ऑफ सेक्टर किसके बराबर होता है, जिसका की जो सेंट्रल एंगल है वो थीटा है, वो होता है θ/360 डिग्री इंटू πr², यानी कि πr² θ/360। चेक कर लें, ऑप्शन डी आपको यही दे रखा है, आप इसको टिक कर देंगे। सीधा फॉर्मूला है ये, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है आपकी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इफ PA एंड PB आर टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट P टू ए सर्कल विद सेंटर O। PA और PB हमारे पास क्या है, एक पॉइंट P से इस सर्कल पर दो टेंजेंट हैं, और जिस सर्कल का की जो सेंटर है वो O है। O इज द सेंटर ऑफ सर्कल।
और फिर वो कह रहा है इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। मतलब ये जो टेंजेंट्स हैं वो एक दूसरे से इंक्लाइंड होती हैं एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। तो ये कंप्लीट एंगल 80 डिग्री है। देन वो कह रहा है POA, यहां से ज्वाइन कर दें इस लाइन को, POA ये वाला एंगल हमें निकालना है। और हम ये जानते हैं कि इस पॉइंट से सेंटर को जब ज्वाइन करते हैं तो ये जो PO या OP लाइन है इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट करती है। तो ये ऊपर वाला एंगल 40 का और नीचे वाला एंगल भी 40 का। और पॉइंट A पर ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है सो ये एंगल हमारा हो गया 90 डिग्री का। हमें निकालना है POA। सो इन ट्रायंगल POA, एंगल POA प्लस एंगल A प्लस एंगल APO, ये तीनों ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स हैं, तो इनका सम 180 डिग्री होगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। POA हमें निकालना है, A है 90 डिग्री का और APO है 40 डिग्री का, दिस इज 180 डिग्री। इस 130 को इधर ले जाइए, यहां हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री एंड एंगल POA इज 50 डिग्री। तो हमारे पास ये जो एंगल POA है वो 50 डिग्री आ रहा है। ऑप्शन बी को आप इसके अंदर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस 2.1 सेंटीमीटर इज। हमारे पास एक स्फीयर है जिसकी की जो रेडियस है, रेडियस ऑफ स्फीयर इज 2.1 सेंटीमीटर। हमें उसका सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वेयर। वैल्यूज रखें यहां पर, 4 इंटू 22/7, आर का स्क्वायर यानी 2.1 का स्क्वायर, 21/10, 21/10, 2 बार मल्टीप्लाई होगी। पॉइंट को हटाने के लिए नीचे 10 ले लिया। इसके बाद 7 से 3 टाइम्स और यहां पर ऊपर वाली टर्म्स की मल्टीप्लाई कर लें। 88 इंटू 63/100, 88 इंटू 63 ये आ जाएगा 5544/100 यानी कि 55.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो केवल सिंपली वैल्यूज पुट की और उन्हें सॉल्व किया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट्स इट इन 1 पॉइंट। तो ये तो काफ़ी सिंपल सी स्टेटमेंट है। वो पूछ रहा है कि यहाँ पर वैसे स्पेस है, मैंने डायरेक्टली आंसर बोल दिया है कि एक टेंजेंट जो है वो सर्कल को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। टेंजेंट करती है 1 पॉइंट पर। और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन वो क्या बना सकता है, तो यहां तो 1 पॉइंट आ जाएगा। कोड कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, सीकेंट कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। देखिए कोड भी 2 पॉइंट पर और सीकेंट भी 2 पॉइंट पर। आप बोले सर डिफरेंस क्या है, समझो डिफरेंस क्या है। ये कोड है, कोड जो है वो सर्कल के बाहर नहीं जाती है, मतलब 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट तो करेगी बट इनसाइड द सर्कल रहेगी, सर्कल के बाहर नहीं जाएगी। बट जो सीकेंट है वो 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है और सर्कल के बाहर भी वो जा सकती है। जो सीकेंट है वो फ्री है, वो 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, बाहर भी जा सकती है, बट कोड इनसाइड द सर्कल रह के सर्कल को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, वो पूछ रहा है इस टर्म की वैल्यू बता दो। 6 sec स्क्वायर a माइनस 6 tan स्क्वायर a। अभी तो हमें इस टर्म की वैल्यू नहीं पता, बट आप यहां से 6 कॉमन ले लो, तो sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, और ये हमारे पास आइडेंटिटी होती है कि sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a किसके बराबर होता है, 1 के, यानी कि ये आ गई वैल्यू 6। तो इस पूरी टर्म की जो वैल्यू है वो क्या है, वो 6 है हमारे पास। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर। हमें पॉलिनोमियल दे दिया उन्होंने और इस पॉलिनोमियल की जीरोज निकाल दो। 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आप इसको ध्यान से देखो तो ये 2x का होल स्क्वायर, ये 2 इंटू 2x इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 2x माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहां से 2x माइनस 1 इज 0, x की वैल्यू 1/2 1/2, क्योंकि यहां पर इसको 2 बार मल्टीप्लाई में लिखोगे तो x की वैल्यू रिपीटिंग और सेम होगी, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 1/2, यानी कि आप ऑप्शन डी को इसके अंदर टिक करेंगे। अब आप देखो, आप यहां पर एक और तरीके से इसको कर सकते थे। आप ये जो सारे ऑप्शन है ना, इनको इस इक्वेशन के अंदर पुट करके देख लो बारी बारी से। जो जिस ऑप्शन की दोनों वैल्यूज पर ये 0 बनेगा, मतलब जो इसको सेटिस्फाई करेंगी वो इसके जीरोज होंगी। तरीके 2 हैं, या तो डायरेक्ट निकाल लो या फिर पुट कर करके देख लो, तो आपको जो कन्वीनियंट लगे उसके साथ आप सॉल्व कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब हमें ऑप्शंस को सॉल्व करके देखना होगा कि इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएगा। पहले वाले को देखिए, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 5। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7x माइनस 35। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, यानी जो पहला ऑप्शन है उसमें तो कहीं x स्क्वायर वाली टर्म है ही नहीं, तो ये तो क्वाड्रेटिक आपका है ही नहीं, पहले वाला नहीं है। बी पर आ जाओ, ये नहीं है आपका, दिस इज ए। x प्लस 4 का क्यूब 3x इंटू एक्स प्लस 1। आप देखो a प्लस बी का होल क्यूब है, जब आप इसको ओपन करोगे तो क्यूब आएगा x का, मतलब ये तो क्यूबिक इक्वेशन हो गई, क्वाड्रेटिक तो ये भी नहीं है। और इधर भी कहीं x क्यूब नहीं आ रहा जो कैंसिल हो जाए, तो ये तो एक क्यूबिक इक्वेशन है। थर्ड वाले पर आ जाइए, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहां ओपन कर दें तो ये हो जाएगा माइनस का 4x, 4x स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। इधर ले आओ, ये बन जाएगा 3x स्क्वायर, ये प्लस का 4x और ये माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सी सेटिस्फाई कर रहा है कि सी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप डी को सॉल्व करोगे तो यहां है 4x स्क्वायर प्लस 5 और 2x प्लस 7 का स्क्वायर। यहां पर तो सॉल्व करके दे रखा है 4x स्क्वायर प्लस 49 और प्लस 28 ऑफ x। a प्लस बी का होल स्क्वायर हमने ओपन कर दिया और ये टर्म आ रही है। 4x स्क्वायर से 4x स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब आप ध्यान से देखें तो पूरी इक्वेशन में कहीं भी आपका x स्क्वायर वाली टर्म नहीं है,
यानी कि ये भी हमारी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो जब इस तरीके का क्वेश्चन आएगा कि हमें ये चेक करना होगा कि वो इनमें से क्वाड्रेटिक कौन सी है, तो आप उसकी मल्टीप्लाई कर लें। जिसमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म होगी वो हमारी क्वाड्रेटिक होगी, अदरवाइज वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। तो इसके अंदर ऑप्शन सी हमारा क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस विल बी। तो इस पेयर के पास कितने सॉल्यूशंस होंगे? दो पेयर्स दे रखे हैं, x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो इस पेयर के लिए हम क्या चेक करते हैं, हम निकालते हैं a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। इस टर्म को फाइंड आउट करते हैं और फिर इसके अकॉर्डिंग हम बताते हैं कि उसके पास कितने सॉल्यूशंस होंगे। तो यहाँ a1 है 1 और a2 है 3, -2 ओवर -6, 3 ओवर 9, यानी 1/3 इज इक्वल टू 1/3 इज इक्वल टू 1/3, यानी कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। सो गिवन लाइन्स आर कोइंसिडेंट लाइन्स। तो ये लाइन्स हमारी क्या होंगी, कोइंसिडेंट होंगी। अब कोइंसिडेंट मतलब जैसे ये ए बी है और पी क्यू कोई लाइन इसी के ऊपर होगी, तो पॉइंट जो सॉल्यूशन होता है वो होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये दोनों लाइंस कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं? आप बोले सर ये सारे पॉइंट्स बना दिए, यानी कि इनफाइनाइट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो लाइंस कोइंसिडेंट हैं और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इनके पास है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13? द 12th टर्म ऑफ द AP इज, AP दे रखी है 11, 15 एंड सो ऑन, और इसकी 12th टर्म हमें निकालनी है। पहली टर्म क्या है, 3, कॉमन डिफरेंस निकालें तो a2 माइनस a1, दैट मीन्स 7 माइनस 3 इज 4। और 12th टर्म निकालनी है तो 12th टर्म किसके बराबर होती है, a प्लस 11d। a है 3 और d हमारा आया है 4, यानी 44, 3 प्लस 44 इज 47। तो इस AP की जो 12th टर्म है वो हमारे पास क्या आ रही है, वो 47 आ रही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आप। 14 क्या कह रहा है हमसे, इफ 3rd and 9th टर्म ऑफ AP आर 4 and -8 रेस्पेक्टिवली, देन 6th टर्म इज, यानी कि इसकी 3rd टर्म हमें दे रखी है 4 और 9th टर्म हमें दे रखी है -8, तो 6th टर्म निकालनी है। अगर हमें किसी AP का पहली टर्म और उनका कॉमन डिफरेंस पता चल जाए तो फिर हम उस AP की कोई भी टर्म इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो A3 को मैं लिख सकता हूं A प्लस 2D, ये पहली इक्वेशन बन गई। A9 को मैं लिख सकता हूं A प्लस 8D, ये सेकेंड इक्वेशन बन गई। फर्स्ट में से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कर दो, ये कैंसिल हो गया, यहाँ आया माइनस का 6D और यहाँ पे आ गया 12। 6 से 2 टाइम्स यानी D की वैल्यू आ गई -2। पुटिंग D इज इक्वल टू -2 इन फर्स्ट या सेकेंड, किसी में भी रख दें, तो यहाँ पे आ जाएगा A प्लस -2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। इधर जाके ये प्लस का 4 हो जाएगा, दैट इज 8। A मिल गया, D मिल गया। अब हम इस AP की कोई भी टर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कह रहा है 6th निकाल दो,
तो सिक्स्थ क्या होती है, a प्लस 5d। a हमारा आया है 8 और d हमारे पास है -2, यानी कि 8 माइनस 10 दैट इज -2। तो इस AP की जो सिक्स्थ टर्म है वो -2 होगी। आप ऑप्शन बी को इसके अंदर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, एक ट्रायंगल हमें दे रखा है दैट इज ABC और इसमें एक लाइन दे रखी है DE, दिस इज DE और ये वाली लेंथ है 1.5 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर, ये है 2 सेंटीमीटर, ये निकालनी है। और वो कह रहा है DE इज पैरेलल टू BC, जो DE लाइन है वो BC के पैरेलल है। तो हम जानते हैं कि बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हम क्या लिख सकते हैं, AD ओवर DB इज इक्वल टू AE ओवर EC, ऐसा लिख सकते हैं। तो AD है 1.5, ये है 3, ये है 2 और ये है EC। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो EC कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। तो केवल बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हमने यूज की और EC की वैल्यू हमें मिल गई है। तो यहां बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हमें यूज करनी थी। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divides the line segment joining the points in the ratio 3:1 internally are। तो हमारे पास दो पॉइंट दे रखे हैं 4, -3 और 8, 5 और एक C पॉइंट मान लीजिए आप, वो इनको 3:1 में इंटरनली डिवाइड करता है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखिए अगर मैं इसके जनरलाइज्ड फॉर्मूले की बात करूं तो मान लें अगर ये x1 y1 ये x2 y2 है और ये m/n में डिवाइड करता है, तो इस C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, वो होते हैं mx2 प्लस nx1 ओवर m प्लस n, my2 प्लस ny1 ओवर m प्लस n। ये सेक्शन फॉर्मूला है हमारा व्हेन द पॉइंट इज डिवाइडिंग द जॉइन ऑफ टू पॉइंट्स इंटरनली। तो यहां पर ये 3:1 है, इधर मल्टीप्लाई, सो C पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 3 8 जा 24, 1 4 जा 4 और दोनों का सम यानी कि 4, 3 5 जा 15, 1 इंटू -3 -3 यहां आ गया ये 28/4 यानी कि 7, 12/4 दैट इज 3, यानी कि C पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 7,3 हैं इस क्वेश्चन के लिए। तो केवल सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है और पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, शो दैट 7 + √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। हमें शो करना है कि 7 + √5 एक इर्रेशनल नंबर है। अगर आपको ये क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है तो इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है, वहां से आप इस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको इर्रेशनल दिखाने के लिए हम मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन का यूज करेंगे। अब मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन क्या कहता है कि पहले हम ये मान लेंगे कि ये एक रैशनल नंबर है और फिर कुछ रिजल्ट निकालेंगे और उससे एक कॉन्ट्राडिक्शन अराइज होगा हमारी स्टेटमेंट पर, और फिर हम कहेंगे कि हमने जो माना है वो गलत है, तो हमारा जो रैशनल हमने माना है ये इर्रेशनल नंबर है हमारा। सो हम मान लेते हैं लेट 7 + √5 इज रैशनल। हमने मान लिया ये क्या है, हमारा रैशनल है। अब अगर ये रैशनल है सो 7 + √5 को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं।
वेयर P and Q are कोप्राइम एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहां से 7 प्लस √5 आ गया P बाई Q। 7 को इधर ले जाओ, तो ये एलसीएम लोगे तो यहां आ जाएगा P माइनस 7Q बाई Q। अब क्योंकि P और Q इंटीजर हैं तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, रैशनल नंबर हो जाएगी। सिंस P एंड Q आर इंटीजर्स, सो P माइनस 7Q बाई P बाई Q इज रैशनल। अगर राइट हैंड साइड रैशनल है तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो भी रैशनल होगी। तो यहां से हम कह सकते हैं सो √5 इज रैशनल। तो जो √5 है वो भी रैशनल होगा। बट हमने तो ये पढ़ा है कि √5 जो है वो इरेशनल होता है। तो ये जो बात है वो तो हमारे जो हमने निकाला है कि √5 रैशनल है वो हमारे उस फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, मतलब उसके अपोजिट जा रहा है। तो हम लिखेंगे दिस contradicts the fact that √5 is irrational, कि ये इस फैक्ट के अपोजिट है कि जो √5 है वो इरेशनल है। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन आएगा क्यों, क्योंकि हमने कोई गलत बात मान ली है। हम लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैव अराइजन ड्यू टू our wrong assumption। हमने गलत बात मानी है, इस वजह से ही ये कॉन्ट्राडिक्शन आया है। सो हमने जो बात मानी है उसके अपोजिट होगा। सो 7 प्लस √5 इज इरेशनल। तो जो 7 प्लस √5 है वो क्या होगा, हमारा इरेशनल होगा। तो इस तरीके से हम इसको प्रूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। One card is drawn from a well shuffled deck of 52 playing cards. Find the probability of getting a red face card. अब टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं उसमें, हर किसी शूट से, मतलब कि हर किसी तेरह के जो सूट होते हैं उनमें आपके 3 फेस कार्ड होते हैं। जैक, क्वीन और किंग सभी में ये होते हैं। तो 26 कार्ड रेड होते हैं और 26 ब्लैक होते हैं। तो उसमें रेड फेस कार्ड कितने हो गए, 6 हो गए भाई। आपके ईंट और पान, डायमंड और हार्ट के आपके क्या हो गए, उसमें 6 फेस कार्ड हो गए। तो फेवरेबल केस कितने हैं, 6 हैं, और हमारे टोटल केसेस हैं वो हैं 52। तो हम मान लेंगे इसमें टोटल नंबर ऑफ केसेस वो कितने हैं, 52 हैं। लेट ई डिनोट्स द इवेंट ऑफ गेटिंग अ रेड फेस कार्ड। हमें एक रेड फेस कार्ड मिले, इसको हमने क्या माना है, ई इवेंट मान लिया है। तो हमारे पास फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस कितने हो जाएंगे भाई, कितने रेड फेस कार्ड हैं, वो है 6। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई क्या हो जाएगी, फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस है हमारे पास 6, टोटल है 52। तो ये हो गया 3/26।
तो रेड फेस कार्ड मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हो जाएगी हमारे पास 3/26। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 0 आर इक्वल, कि के की किस वैल्यू के लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल होंगे। सो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, हमारे पास गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसको आप कंपेयर कर लें स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, कंपेयरिंग फर्स्ट विद किसके साथ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ए किसके बराबर आ गया 1 के, बी किसके बराबर आ गया माइनस के, और सी किसके बराबर आ गया 9 के आ गया। अब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल कब होते हैं, जो रियल एंड इक्वल कब होते हैं, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है वो 0 के बराबर हो। सो रूट्स ऑफ फर्स्ट आर इक्वल इफ बी स्क्वायर या इफ या व्हेन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज 0। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होगा तब ये इक्वल होंगे। तो ये इक्वल हैं तो ये कंडीशन होगी, माइनस के का स्क्वायर माइनस ए है 1 और सी है 9 इज इक्वल टू 0, के स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 0, के स्क्वायर इज इक्वल टू 36, इधर रूट जाएगा तो रूट 36 होता है 6 और यहां पे आएगी प्लस माइनस वैल्यू, यानी के की वैल्यू +6 और -6 के लिए इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कह रहा है हमसे, फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन को समझें पहले, क्या कह रहा है, एक सर्कल है जिसकी की जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है, उसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर पर कोई पॉइंट है, वी आर अ पॉइंट, लेट्स से दिस इज ए एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, और इसकी जो रेडियस है वो 3 है। वो कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो हमने मान लिया कि ये जो AP लाइन है वो टेंजेंट है, यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा करके कोई भी साइड निकाल सकते हैं अगर 2 साइडें हमें दे रखी हैं। सो इन ट्रायंगल APO, तो ये वाली साइड तो हाइपोटेनियस हो गई और ये वाली साइड बेस है और ये परपेंडिकुलर हमारे पास, सॉरी ये बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस। तो AP का स्क्वायर प्लस PO का स्क्वायर इज AO का स्क्वायर। AP स्क्वायर तो हमें निकालना है, PO का स्क्वायर यानी 9, AO का स्क्वायर यानी 25, इस तरफ ले जाएंगे। सो AP स्क्वायर इज 16 और AP इज प्लस माइनस रूट 16 या प्लस माइनस 4, विच इम्प्लाइज दैट AP इज +4। आप बोले सर माइनस साइन क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहां पर जो AP है वो एक लेंथ ऑफ टेंजेंट है और लेंथ कांट बी नेगेटिव, सो दैट्स वाई हमने नेगेटिव साइन को यहां पर नेग्लेक्ट कर दिया है और लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है वो 4 आ गई है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर। हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है
जिसके कि जीरोज का सम और प्रोडक्ट हमें दे रखा है। सो मैं मान लेता हूं लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हमें सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 दे रखी है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखा है 1। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज वो क्या होगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स यानी सम ऑफ जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा है 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और ये क्या है हमारे पास, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका कि सम और प्रोडक्ट हमें दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो हमारे पास पेयर ऑफ इक्वेशंस दे रखा है और इसमें हमें बताना है कि k की किस वैल्यू के लिए इसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। तो पहले मैं वो पेयर लिख देता हूं, द पेयर ऑफ इक्वेशंस आर, वो एक पेयर्स हैं हमारे पास k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 3k माइनस 1 एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। इन दोनों को हम कंपेयर कर लेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म्स के साथ, a1x b1y इज इक्वल टू c1 एंड a2x b2y इज इक्वल टू c2 रेस्पेक्टिवली। तो a1 की वैल्यू क्या हो गई, a1 इज इक्वल टू k माइनस 1, b1 इज इक्वल टू k प्लस 1 एंड दिस c1 इज इक्वल टू 3k माइनस 1। a2 is equal to 2, b2 is equal to 3 and c2 is equal to 7। अब हमारे पास जब ये स्टैंडर्ड पेयर हो तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कब होते हैं, जब लाइंस कोइंसिडेंट हो। और कोइंसिडेंट कब होती है, जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो। टू लाइन्स हैव infinite number of solutions when a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2। यहां वैल्यूज रख दो k माइनस 1 बाई 2, k प्लस 1 बाई 3 एंड 3k माइनस 1 बाई 7। अब हमारे पास ये कंडीशन आ गई। अब आप इसमें से कोई भी दो पेयर ले लें और k की वैल्यू निकाल दें। तो जैसे मैं इन दो पेयर्स को ले रहा हूं, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू के माइनस 1, 2 इंटू के प्लस 1, 3k माइनस 3, 2k प्लस 2। इसको इस तरफ, इसको इस तरफ ले आएंगे। k इज इक्वल टू 5। तो यहां पर जो k की वैल्यू है वो 5 आ रही है। इन दो को ले सकते हो, इन दो को ले सकते हो, किन्हीं भी दो पेयर्स को ले लो, k की वैल्यू निकालो। बस आपको एक कंडीशन माइंड में होनी चाहिए कि दो लाइंस के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस तब होते हैं जब वो कोइंसिडेंट हो। और कोइंसिडेंट कब होती हैं, जब a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2
तीनों बराबर होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 22 हो गया है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 23 जो हमें सेक्शन सी से दे रखा है, विच इज फ्रॉम द सेक्शन सी। क्या कह रहा है? इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल ABC, देन शो दैट साइन ऑफ B प्लस C बाई 2 इज इक्वल टू कॉस A बाई 2। तो हमें शो क्या करना है? टू शो दिस इज साइन B प्लस C बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ऑफ A बाई 2। इनफैक्ट सभी सेट में इस तरीके का क्वेश्चन है और वो कह रहा है कि ABC आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। हम बोलेंगे A, B एंड C आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। अगर ABC इंटीरियर एंगल हैं तो इन सभी का जो सम है वो कितना होगा? 180 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल्स के तीनों इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वो कितना होता है? वो 180 डिग्री होता है। अब हमें चाहिए B प्लस C, तो A को इस तरफ ले जाओ, इस A को हम इधर ले आए। B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो, यहां पे आएगा A। इसको दोनों के अपॉन में लिख लेंगे तो B प्लस C बाई 2 यहां हो जाएगा 90 डिग्री माइनस A बाई 2। अब ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो इनकी साइन वैल्यू भी इक्वल होगी, इनकी कोसाइन वैल्यू भी इक्वल होगी, इनकी टेंजेंट वैल्यू भी इक्वल होगी। मैं कहूं कि अगर 45 डिग्री इज इक्वल टू 45 डिग्री है तो साइन 45 जो है वो साइन 45 के बराबर होगा। इन दोनों की साइन वैल्यू भी इक्वल होगी, कोसाइन वैल्यू भी इक्वल होगी, टेंजेंट वैल्यू भी इक्वल होगी। बस इसी कंसेप्ट को हम यूज करने वाले हैं, विच इम्प्लाइज दैट मैं दोनों तरफ साइन ले लूंगा तो दोनों की साइन वैल्यू जो है वो इक्वल होगी। सो साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, यानी कि कॉस A बाई 2। आप चेक कर लें, यही रिजल्ट हमें क्या करना था? शो करना था। तो हमने इस रिजल्ट को यहां पर शो कर दिया है। पहले हमने ये बताया कि इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है। फिर हमें लेफ्ट हैंड साइड में B प्लस C चाहिए था तो उसको रखा, बाकी को इधर ले गए, 2 से डिवाइड किया, दोनों की साइन वैल्यू को इक्वल लिया और यहां फॉर्मूला लगाते ही हमारा जो रिजल्ट है वो यहां पर फॉर्म हो गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। ए कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स ए राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर। क्वेश्चन को समझें। हमारे पास एक सर्कल है जिसकी कोई कोड है और इस सर्कल की जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर दे रखी है और ये जो कोड है जिसको कि हम नाम ए बी दे रहे हैं वो सेंटर पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो वो कह रहा है इसके कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर्स का एरिया बता दीजिए। तो माइनर सेक्टर का फॉर्मूला हमारे पास होता है, वो हम रखेंगे यहां पर। आप बोलेंगे एंगल AOB इज 90 डिग्री और यहां पर आप ले लें सम पॉइंट P और यहां पर सम पॉइंट Q। सो एरिया ऑफ, आप थोड़ा लिख भी सकते हैं गिवन चीजों के बारे में यहां पर। रेडियस ऑफ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर और AB इज इक्वल टू कोड। सो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर कौन सा है?
OAPB का जो एरिया है उसका फॉर्मूला होगा θ/360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। थीटा है 90 डिग्री, यहाँ पे 360 आपका, पाई की वैल्यू 22/7 और आर स्क्वेयर यानी 10 इंटू 10। 90 से 4 टाइम्स और यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा 2 से 11 और 2 से 5 टाइम्स, यानी कि यहाँ आ रहा है 550/7। 550 को डिवाइड कर लो आप 7 से, (78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आ रहा है हमारा माइनर सेक्टर का एरिया। माइनर सेक्टर का एरिया तो हमें मिल गया, मेजर का निकालना है। तो माइनर का मतलब मैं थोड़ा शेड करूं तो ये वाला पोर्शन हमें मिल गया। अब मैं पूरे सर्कल में से माइनर सेक्टर का एरिया सबट्रैक्ट कर दूं तो मेजर सेक्टर का एरिया मिल जाएगा। सो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर वो क्या होगा, पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वेयर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, इसमें से घटा देंगे तो हमें मेजर सेक्टर का एरिया मिल जाएगा। पाई यानी 22/7, आर का स्क्वेयर यानी 100 माइनस ये आया है 78.5। इसको जरा डिवाइड कर लो, ये आ गया 7 से डिवाइड करेंगे आप, 7 3 जा 21, 314.2 माइनस 78.5, तो यहां पे आ रहा है 314.2 78.5। यहां पे आ रहा है 12 माइनस 5 इज 7, 13 माइनस 8 इज 5 और यहाँ पे आ गया आपका 10 माइनस 7 इज 3 एंड ये आ गया 235.7 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्स। तो इसके जो मेजर सेक्टर का जो एरिया है वो 235.7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। आप इसमें एक और मेथड यूज कर सकते हैं, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर को निकालने के लिए। वो क्या तरीका हो सकता है, देखो सेक्टर को निकालने का फॉर्मूला है θ/360 माइनर का। अब पूरा एंगल कितने का होता है हमारा, ये होता है 360 का। ये 90 है तो 90 माइनस 360 माइनस 90 इज 270। तो इसमें फॉर्मूला लगाओगे 360 माइनस θ/360 इंटू पाई आर स्क्वेयर, यानी कि 360 माइनस θ इज 270/360 इंटू 22/7 इंटू आर का स्क्वेयर यानी 100 सेंटीमीटर स्क्वेयर। जब इस वाले पार्ट को आप सॉल्व करेंगे तो यही वाली वैल्यू आपके पास आएगी। तो आप मेजर सेक्टर को निकालने के लिए कोई सा भी मेथड यूज कर लें, वैल्यू सेम ही आएगी। क्वेश्चन 25 देखिए, A die is thrown once. Find the probability of getting a prime number, a odd number. दो क्वेश्चन दे रखे हैं। जब हम एक डाई को रोल करते हैं तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास हो सकती हैं। देखो 1 आ सकता है, 2 3 4 5 6, ये सारी आउटकम्स हो सकती हैं। ए डाई इज रोल्ड, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने बन सकते हैं भाई, टोटल नंबर ऑफ केसेस बन सकते हैं 6, यानी कि 1 आ सकता है, 2 3 4 5 6 ये आ सकता है। पहला कह रहा है आपसे लेट ई डिनोट्स द इवेंट ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के लिए पूछ रहा है,
अब फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस कितने हो जाएंगे, तो ये होगा फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। फेवरेबल केस कितने होंगे, प्राइम नंबर कितने होते हैं, एक तो 2, 3 और 5, यानी कि 3 फेवरेबल केस हो गए, टोटल हैं 6, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/2। और इसके बाद वो कह रहा है कि आप दूसरे वाले को निकालिए, f, लेट f denotes द इवेंट ऑफ गेटिंग ऑड नंबर, हमें ऑड नंबर मिले तो पीएफ क्या आ जाएगा, फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस, सेम फॉर्मूला लिखेंगे। तो इसके लिए फेवरेबल केस कौन से होंगे, ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं, 1, 3 और 5, यानी कि 3 फेवरेबल केस हैं। सो 3/6, इसकी भी प्रोबेबिलिटी आई है 1/2। तो दोनों ही केसेस में जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 हमारी आ रही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या कह रहा है हमसे। A fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to the denominator. Find the fraction. तो दो कंडीशन दे रखी है, हम पहले फ्रैक्शन मान लेते हैं। Let the fraction is x/y according to first condition। पहली कंडीशन क्या कह रही, जैसे जैसे कंडीशन बोले वैसे वैसे करते जाओ, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। If fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator, न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये जो फ्रैक्शन है वो बन जाएगी 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3x - 3 इज इक्वल टू y, यहां से आ गया 3x - y इज इक्वल टू 3, ये पहली इक्वेशन बन गई। अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन हमसे क्या कह रही है, इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू द डेनोमिनेटर। डेनोमिनेटर में 8 ऐड कर दो तो ये कितनी बन जाती है, ये 1/4 बन जाती है। 4x इज इक्वल टू y प्लस 8, यहां से आ गया 4x - y इज इक्वल टू 8, दिस इज सेकेंड। ये हमारे पास क्या आ गई, दोनों इक्वेशंस आ गई। फर्स्ट में से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कर दें तो यहां पे क्या आ जाएगा, 3x - y इज इक्वल टू 3, 4x - y इज इक्वल टू 8। माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, माइनस का x इज इक्वल टू माइनस का 5, यानी x की वैल्यू आ गई 5। अब इस x की वैल्यू को फर्स्ट या सेकंड किसी में भी डालो तो यहां आ जाएगा 3 × 5 - y इज इक्वल टू 3। 15 है, इधर ले जाएंगे, -y इज इक्वल टू -12, यानी y इज इक्वल टू 12। सो द गिवन फ्रैक्शन इज, तो जो हमारी फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगी, वो 5/12 हो जाएगी। तो केवल हमने रिक्वायर्ड जो गिवन कंडीशंस थी उनको यूज किया है और हमने वो फ्रैक्शन की वैल्यू यहां पर निकाल दी है।